जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आपका जो ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर है वो कैसा हुआ, और उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि आपका जो सेकंड पेपर है, कल आपका पेपर होने वाला है किस सब्जेक्ट का, तो वो आपका इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइएगा कि आपका कल का पेपर आज का पेपर कैसा हुआ है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ मॉडल पेपर जो है 2024 का, यानी कि कल जो आपका पेपर है उसका मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। यहाँ ये आप लोग देख सकते हो, जैसे पेपर में आते हैं वैसे मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो परीक्षा जंक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सेक्शन ए, यानी कि आप लोगों का जो थ्योरी का पेपर होता है वो इसमें पेपर जो होते हैं वो सेक्शन वाइज बटे होते हैं, यानी कि सेक्शन ए खंड आ जिसे आप लोग कहते हो। तो यहाँ पे खंड आ का मतलब आप लोग खंड आ, जैसे कि आप लोग देखते हो कि खंड आ में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, जो आपका सेक्शन ए होता है उसमें 10 के 10 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं होता है। और टाइम मैनेजमेंट आप किस प्रकार से करते हैं, यानी कि आप 2 घंटे में किस प्रकार से, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 घंटे का पेपर होता है। तो 2 घंटे में किस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, यानी कि किस प्रकार से आप जो है 2 घंटे में किस प्रकार से लिखोगे वहाँ पे जा करके। क्योंकि पहले क्या होता था कि 3 घंटे का पेपर होता था। ठीक है, तो 3 घंटे में आप लोग लिखते थे, और अब जो है 3 घंटे में 1 घंटा हटा दिया गया है, यानी कि 2 घंटे केवल 2 ही घंटे जो है कर दिया गया है। तो 2 घंटे में अब काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। तो वो आप लोग वीडियो देख सकते हो, तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो किस प्रकार मैंने बताया है कि 2 घंटे में आप जो है, इसमें सारी गणित मैंने बता रखी है कि कितने जो है किस सेक्शन को कितने घंटे देना है, मतलब कितने मिनट किसको देना है, आप जा कर के देख सकते हो। ठीक है, तो आप चलिए चलते हैं कि यहाँ पे सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि नौ निश्चयवाद जो है किसे कहते हैं। ठीक है, तो नौ निश्चयवाद के बारे में बात करें दोस्तों, तो नौ निश्चयवाद जो होता है वो वर्तमान समय में क्या होता है कि भूगोलवेत्ता जो थे वो जिस विचारधारा को मानते हैं, ठीक है, मतलब जो भी विचारधारा को मानते हैं उस विचारधारा को हम क्या कहते हैं, नौ निश्चयवाद कहते हैं। ठीक है, और ग्रिफिथ टेलर जो एक भूगोलवेत्ता हैं, उनके अनुसार जो बात करें तो निश्चयवाद या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद उन्होंने बताया है। ठीक है, और नौ निश्चयवाद की मान्यता है, नौ निश्चयवाद की मान्यता क्या है कि ना तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है और ना मनुष्य ही प्रकृति का विजेता है। ठीक है, इन्होंने बताया है, और दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मानव जो है इन्होंने क्या बताया कि दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है। मानव जो है उन्नति के लिए आवश्यक है। ठीक है, मानव क्या है, उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे, यही नौ निश्चयवाद है। ठीक है, नौ निश्चयवाद क्या है जो है इन्होंने बताया कि ना तो प्रकृति का मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है, ना मनुष्य का प्रकृति पर पूरा नियंत्रण है, यही नौ निश्चयवाद है। आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपका 3 नंबर में आता है तो इतना जितना मैंने बताया आप लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपका 2nd नंबर की एनेक्सिमेंडर पर टिप्पणी लिखिए। तो एनेक्सिमेंडर कौन थे, तो एनेक्सिमेंडर जो थे वो मिलेटस वासी थे और थेल्स के समकालीन, किंतु उनसे उम्र में छोटे थे। ठीक है, यानी कि एनेक्सिमेंडर जो थे वो थेल्स के समकालीन थे, उनके समकालीन थे और उनसे जो है उम्र में छोटे थे। ठीक है, थेल्स के समकालीन थे लेकिन उम्र में उनसे छोटे थे। इन्होंने जो है बेबीलोनियाई उपकरण जो है नोमोन, एक बेबीलोनियाई उपकरण था नोमोन। कौन सा था उपकरण, बेबीलोनियाई उपकरण था नोमोन को यूनानी दुनिया को परिचित कराया था। ठीक है, नोमोन एक तरह का स्तंभ होता था, या स्तंभ बोले तो कॉलम। ठीक है, जो सौर घड़ी यानी कि सन डायल की तरह काम करता था, जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। इस खंभे की परछाई ठीक दोपहर में सबसे छोटी और उत्तर दक्षिण की ओर होती थी। इसके सहारे उत्तर दक्षिण रेखा का जो है निर्धारण किया जा सकता था। ठीक, और इन्हीं उत्तर दक्षिण रेखाओं की मेरिडी नाम से वर्तमान मेरिडियंस अर्थात मध्याह्न रेखाओं का नाम पड़ा है। ठीक है, एनेक्सिमेंडर को बाद के यूनानी विद्वानों द्वारा प्रथम व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने विश्व का मानचित्र मापक के अनुसार बनाने का प्रयास किया। उन्होंने एक मानचित्र बनाया था जिसमें ग्रीस को केंद्र में रखा था तथा बाकी यूरोप और एशिया के तत्कालीन ज्ञात स्थान दर्शाए गए थे। इसमें तत्कालीन विश्व को चारों ओर से सागर से घिरा हुआ दिखाया गया था।
थेल्स और एनेक्सिमेंडर को एक साथ गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, यानी कि थेल्स हो गए, थेल्स महोदय हो गए, कौन हो गए, थेल्स महोदय, और अपने हो गए एनेक्सिमेंडर महोदय। ठीक है, अपने नहीं हैं हालांकि, है ना, एनेक्सिमेंडर, क्योंकि इंडिया से तो है नहीं एनेक्सिमेंडर, बट कोई भी हो अपने ही हैं, सब लोग अपने हैं, एनेक्सिमेंडर, है ना। थेल्स एनेक्सिमेंडर को एक साथ गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ये एक पॉइंट है, आपको को याद करना है। ठीक है, ये लिख सकते हो, अच्छे अंक पाने के लिए आपको लिखना ज़रूरी है। थर्ड नंबर है, भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का कार्य किसने किया है? तो आपको पता हो, तो अगर आपने तैयारी की होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये कार्य किसने किया? तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अगर फुल नेम लिखोगे तो आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। ठीक है, हम्बोल्ट। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट जर्मनी के 3 महान भूगोलताओं हम्बोल्ट, ठीक है, रिटर हो गए और रिटजिल हो गए, इनमें से एक हैं जिन्होंने भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का महान कार्य किया है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद चलते हैं द्वैतवाद की ओर, है ना। द्वैतवाद क्या होता है, इसका जो है व्याख्या करना है द्वैतवाद का। तो द्वैतवाद जो है, और इसके ऊपर भूगोल को विज्ञान के रूप में विकसित करने का कार्य जो है वो किसने किया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में जो है अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने किया तो था। इसका जो है आपको लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में पूरा अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट सही लिख करके मुझे जो बताएगा सही एकदम इस जो है हिंदी में सही लिख करके देखिए, आप लोग जो है लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। द्वैतवाद की बात करें तो अगला क्वेश्चन था द्वैतवाद। ठीक है, तो द्वैतवाद से अभिप्राय किसी विज्ञान या विषय विशेष को 2 प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए उसकी प्रधान शाखाओं अथवा उपागम को ही संपूर्ण विषय मानकर विषय को 2 भागों या 2 अर्धकों में बांटना है। यानी कि द्वैतवाद का मतलब ये होता है कि द्वैतवाद का से अभिप्राय किसी विज्ञान या विषय विशेष को 2 प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए, यानी कि किसी चीज़ को हम 2 प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी कि एक तरफ से ना देखते हुए किसी चीज़ को 2 तरफा देखते हैं। ठीक है, उसकी प्रधान शाखाओं अथवा उपागम को ही संपूर्ण विषय मानकर उस विषय को 2 भागों या 2 अर्धकों में बांटना ही द्वैतवाद कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वास्तव में इस आधार पर भूगोल का 2 अर्धकों में विभाजन या बंटवारा विद्वानों के मस्तिष्क का अंतर्द्वंद्व ही कहा जाना चाहिए। भूगोल के वास्तविक विषय क्षेत्र में चिंतन में इस आधार पर इसका प्रभाव आज भी नकारात्मक ही माना गया है। ठीक है, द्वैतवाद को नकारात्मक ही माना गया है। ठीक है, अतएव कहा गया है कि भूगोल का 2 भागों में विभाजन मिथ्या है। मिथ्या का मतलब झूठा है। ठीक है, मिथ्या मतलब झूठा है। ठीक है, मिथ्या का मतलब झूठ होता है। ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इरेटोस्थनीज के बारे में। अब इरेटोस्थनीज जी आ गए हैं, तो इनको अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे आप लोग टाइप करके मुझे बताइएगा कि भूगोल का जनक जो है किससे कहा जाता है। ठीक है, तो इरेटोस्थनीज के बारे में यहाँ पे टिप्पणी करके आपको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ इरेटोस्थनीज जी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इरेटोस्थनीज का जन्म जो है यूनानी बस्ती सिरिन में कहाँ पे हुआ था? जन्म यूनानी बस्ती सिरिन में हुआ था। सिरिन में 276 कब हुआ था? 276 ईसा पूर्व में, है ना, 276 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपको सन ज़रूर याद करना है, क्योंकि यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 276 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूनान में हुआ था। और किस जगह पे हुआ था? तो सिरिन में हुआ था। सिरिन जो एक प्रकार से गांव में कहते हैं ना, सिरिन सिरिन मतलब एक प्रकार से कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एथेंस में शिक्षा पूरी करने के बाद इन्हें मिस्र के शासक टालमी यूरेट्स ने सिकंदरिया या फिर इसे कहते हैं अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, के पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया। यानी कि एथेंस में इन्होंने शिक्षा जब पूरी की, उसके बाद इन्हें मिस्र के शासक टालमी यूरेट्स ने इनको सिकंदरिया या जिसे कहते हैं अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस काल में यह पद शिक्षा जगत का सर्वोच्च पद माना जाता था। इन्होंने पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, है ना। इन्होंने जो है पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था। GEOGRAPHY, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इन्होंने ही सबसे पहले किया था। प्रयोग किया और अपनी पुस्तक का नाम ग्राफिया रखा। इरेटोस्थनीज के अनुसार पृथ्वी की आकृति गोलाभ स्फीयर है तथा यह
ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, जिसके चारों ओर खगोलीय पिंड 24 घंटे में चक्कर लगाते हैं, है ना। इतना लिख सकते हो आप इनके बारे में, क्योंकि ये अब लघुत्तरी तो है नहीं कि बहुत बड़ा जो है आप लिखोगे, है ना। इन्होंने नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की काफ़ी हद तक, मैं बताना चाहता तो आप जो है काफ़ी और बता दूं कि विषुवत रेखा की काफ़ी हद तक सही लंबाई ज्ञात की, है ना। महत्वपूर्ण यह है कि यह गणना अनुमान आधारित नहीं थी, बल्कि इसका आधार जो है ज्यामिति आधारित वैज्ञानिक विधि थी। लेकिन आपको जो है क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि 3 नंबर में पूछा गया तो 3 नंबर के हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को वीडियो बताया कि टाइम मैनेजमेंट का, उसके हिसाब आपको लोगों को उसको देखना है, तो उसमें आप लोग समझ जाओगे कितने पेज में आपको लिखना है, ठीक है। उसको आपको ज़रूर देख लेना है। तो इरेटोस्थनीज वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपको छठे क्वेश्चन की तरफ देखना है कि स्थानिक संगठन क्या होता है, ठीक है। तो स्थानिक संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो स्थानिक संगठन जो है क्या होता है। तो फ्रेंड बात करें अगर स्थानिक संगठन की, तो स्थानिक संगठन जो होता है वो मानव के आवासीय क्षेत्र यानी जहाँ पे मानव रहता है उसके क्षेत्र के चतुर्दिक व्याप्त पर्यावरण, यानी कि चारों ओर उसके व्याप्त जो पर्यावरण है तथा उनमें प्राप्त वस्तुओं सेवाओं विचारों, ठीक है, यानी कि वस्तुओं सेवाओं विचारों यात्रियों मुद्रा आदि की आत्मनिर्भरता से उत्पन्न स्थानिक विन्यास को ही आत्मनिर्भरता से उत्पन्न स्थानिक विन्यास को ही स्थानिक संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक संगठन कहते हैं, ठीक है। स्थानिक संगठन हो गया आपका। और उसके बाद इतना लिख सकते हो आप, उसके बाद कास्मास की विषय वस्तु व दर्शन। अगला क्वेश्चन है आपका कास्मास की विषय वस्तु व दर्शन। तो कास्मास की विषय वस्तु व दर्शन जो है थीम एंड फिलॉसफी ऑफ कॉस्मॉस। तो क्या हुआ, बात है 1819 ईस्वी की, ठीक है। 1819 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में, किन्होंने? कॉस्मॉस ने फ्रेंच भाषा में क्या किया? ESSAI, है ना, फ्रेंच भाषा है ये। अब इसको हम इंग्लिश में इज़ाई तो कह नहीं सकते, ठीक है। ये फ्रेंच भाषा अब ये SURLA, सुरला तो कह नहीं सकते, ठीक है। क्या पता इसका क्या मतलब हो। PHYSIDUE, ये फ्रेंच में कुछ मतलब होगा इसका। MONDE, ठीक है। ये फ्रेंच भाषा में इतना लिखा था, ठीक है। और नाम से एक ग्रंथ लिखना शुरू किया जिसका जर्मनी में कॉस्मॉस, जिसका जर्मनी में मतलब क्या होता है, जिसका जर्मनी में मतलब था, ये मैं ब्रैकेट लगाया हूँ ये वाला इधर, फिर अंदर कॉस्मॉस स्केच ऑफ अ फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। ऑफ अ फिजिकल, अब आप लोग समझ गए होंगे, मैं बोल दे रहा हूँ। फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिवर्स नाम रखा, ठीक है। इसका दर्शन निम्न 4 स्तरीय विषय वस्तु पर आधारित है। नंबर 1 है कि भौतिक भूगोल को स्वतंत्र विज्ञान मानते हुए उसकी परिभाषा एवं सीमाएं बताकर उसे वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, यानी कि उस चीज़ को वैज्ञानिक आधार के रूप में प्रदान कर देना ही उनको वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, ठीक। दूसरा है कि वस्तुबोधक या व्यवहारिक विषय सूची में प्राकृतिक तथ्यों के अनुभव और पर जो है आधारित ब्यौरे प्रस्तुत किए गए, यानी कि वस्तुबोधक या व्यवहारिक विषय सूची में, यानी कि जो व्यवहारिक विषय सूची थी उसमें प्राकृतिक तथ्यों के अनुभव पर आधारित ब्यौरे प्रस्तुत किए गए, ठीक है। और तीसरा था कि चिंतन भावनाओं एवं क्रियाओं पर प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव पड़ा, है ना, ये आप लिख सकते हो। और इसके बाद जो है इसके बाद आप लिख सकते हो कि कॉस्मॉस में प्राकृतिक दर्शन के सिद्धांत के उद्भव का इतिहास और उसकी जैविक एकरूपता। कौन सी एकरूपता? जैविक एकरूपता, ठीक है। जैविक एकरूपता, जैविक एकरूपता, इतना, ठीक है। इतना लिख सकते हो आप। ये तो लांग में भी अगर आए तो इतना भी लिख सकते हो। मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि लांग में अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए मॉडल पेपर बना है, ठीक है। अब मॉडल पेपर है ये, अब मैं कोई एग्जामिनर तो हूँ नहीं कि मैंने बनाया तो यही आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए यही क्वेश्चन उठा के लांग में आ गया तो अब आप किस प्रकार लिखोगे, ठीक है। तो मैं केवल 1-2 लाइन बता दूँ और यही क्वेश्चन अब आ जाएगा, ये गारंटी तो है नहीं कोई, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अगर लांग में आए तो आप भी इस हिसाब से लिख सको, ठीक है, वहाँ पर जा करके। अगला है क्वेश्चन कि समकालीन भूगोल जो है, समकालीन भूगोल पर टिप्पणी लिखना है आपको। तो समकालीन भूगोल क्या होता है, चलिए जानते हैं उसको।
तो फ्रेंड बात करें समकालीन भूगोल की, तो समकालीन भूगोल जो होता है 1950 से 1960 के बीच की, ठीक है। 1950 से 1960 के बीच में भूगोल में एक नई घटना का अभ्युदय हुआ, जिसे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का नाम दिया गया। किस क्रांति का नाम दिया गया? मात्रात्मक क्रांति का नाम दिया गया, ठीक है। मात्रात्मक क्रांति का नाम दिया गया। इस दौरान जो है प्रत्यक्षवाद के दर्शन पर आधारित भूगोल के वैज्ञानिक रूप की स्थापना हुई। BJL बेरी, रिचार्ड जे चोर्ले, पीटर हैगेट आदि का योगदान प्रमुख है। भूगोल में तंत्र विश्लेषण और मॉडल की अवधारणा का सूत्रपात हुआ इसी समय, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो समकालीन भूगोल के अंतर्गत। और यह जो है अनुभाग खाली है, अर्थात पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है या अधूरा है। आपकी सहायता का स्वागत है। ओके, इतना आप लिख सकते हो इसमें समकालीन भूगोल में। फिर है आता है अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, संभववाद क्या है? संभववाद के बारे में आप लिख सकते हो। संभववाद क्या होता है? तो फ्रेंड्स संभववाद के संस्थापक जो थे वो विडाल डी ला ब्लास थे, है ना। विडाल डी ला ब्लास का हो या वाइडल डी ला ब्लास, है ना। वाइडल डी ला ब्लास या विडाल डी ला ब्लास, क्योंकि इंग्लिश को हिंदी में जब लिखते हैं तो कोई कुछ लिखता है कोई कुछ लिखता है। तो वाइडल डी ला ब्लास कहीं लिखा होता है, कहीं पे विडाल डी ला ब्लास, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। संभववाद के अनुसार जो है प्रकृति मनुष्य के सामने कई संभावनाएं रखती है ना। प्रकृति जो होती है मनुष्य के सामने कई संभावनाएं रखती है, जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार चयन करता है और उसका उपयोग करता है। जैसे कि संभववादियों के अनुसार पृथ्वी वातावरण और उसका प्रभाव नहीं बल्कि मनुष्य का कार्य ही आरंभ बिंदु है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि चयन की स्वतंत्रता। संभववाद को विकसित करने में जीन ब्रून्स और डिमांजिया ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो ये इतना संभववाद में के अंतर्गत आप जो है लिख सकते हो। और फिर अगला नेक्स्ट है जो आपका लास्ट है इसमें, इस सेक्शन ए का, क्षेत्रीय विभिन्नता क्या है, इसकी अवधारणा, है ना। तो क्षेत्रीय विभिन्नता चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड क्षेत्रीय विभिन्नता के बारे में बात करें तो क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा का विश्लेषण जो है किसने किया है? तो जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, रिटर तथा रिचथोफेन के अध्ययनों में मिलता है। किसमें? रिचथोफेन। रिच जो आपके कठिन लगते हैं, मैं क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, तो जो वर्ड कठिन लगते हैं मैं लिख देता हूँ। रिचथोफेन के अध्ययनों में मिलता है। हैटनर ने क्षेत्रीय विभिन्नता को स्पष्ट करते हुए लिखा था, क्या लिखा था कि भूगोल जो है पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है। भूगोल क्या है? पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। ये क्षेत्र जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास के अनुसार भूगोल स्थानों का विज्ञान है। भूगोल किसका विज्ञान है? स्थानों का विज्ञान है और स्थानों में विभिन्नताएं होती हैं। स्थानों में क्या होती हैं? विभिन्नताएं होती हैं। तो ये दो मैंने बताया, दो भूगोलवेत्ताओं की परिभाषाएं बताई हैं, आप लिख सकते हो। तो आप 3 नंबर पा सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन कंप्लीट हुआ। चलते आप नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन बी की तरफ आप चलते हैं। अगर मान लीजिए सेक्शन आपके नहीं कंप्लीट हो पाते हैं तीनों, तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को PDF यहाँ पे दिला दूंगा, मतलब PDF आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो PDF के लिए और इसके अतिरिक्त भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कि वीडियो अगर लंबा हो रहा होगा, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को मैं ये PDF और इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF होगी वो आप लोगों को जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसमें जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन की जो PDF है वो डलवा दूँगा, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर लेना और फिर उसके बाद इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना और अच्छे से अच्छे आपके अंक जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना और अच्छे से अपनी तैयारी कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। तब तक जब तक समय है, जब तक मुझे समय है तब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। सेक्शन बी जो है टालमी की खगोलकी में देन बताइए, यानी कि टालमी जो है उनकी खगोलकी में क्या देन है, ठीक है। तो टालमी की खगोलकी में जो देन है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स टालमी ने क्या था कि टालमी ने अलेक्जेंड्रिया की वेधशाला में कई महत्वपूर्ण खगोलीय वेध किए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि तथा नक्षत्रों में उदय अस्त होने, गोधूली ऋतु आदि का एक कैलेंडर जो है बनाया। उन्होंने गोला यंत्र, ठीक है, चक्र यंत्र, चतुर्थांश जिसे आप क्वाड्रेंट कहते हो, फलक यंत्र और तुरीय यंत्रों आदि का प्रयोग किया था। उसकी एक पुस्तक ग्रहीय परिकल्पना, ठीक है, कौन सी पुस्तक? ग्रहीय परिकल्पना। और ग्रहीय परिकल्पना है उन्होंने हिप्पार्कस के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित माना है। पृथ्वी को क्या माना कि ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। और ये टालमी एकदम बाइल था। टालमी क्या था? एकदम बाइल था। क्यों बाइल था? जो और वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का,
ये कहता है कि सूर्य जो है वो चक्कर लगाता है पृथ्वी का। तो आप लोग बताइए बैल है कि नहीं बैल, जिसके चारों ओर सभी आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि उन्होंने हिप्पारकस के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित माना, जिसके चारों ओर सभी आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं। ठीक है, उन्होंने 1022 नक्षत्रों की सूची बनाई। टालमी के सिद्धांत और टालमी के सिद्धांत और विचार लगभग 15वीं शताब्दी तक यूरोपीय देशों में पूर्ण विश्वास के साथ माने जाते रहे हैं, परंतु बाद की खोजों ने उनके दोषों को प्रकट कर दिया। इन कार्यों का संकलन अरबी भाषा में अलमागस्ट नामक ग्रंथ में, इनका एक ग्रंथ है, कौन सा, अलमागस्ट, कौन सा है, अलमागस्ट, ये इनका ग्रंथ है, नामक ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, इनके ग्रंथ में इनका किया गया है, इनके जो दोषों का संकलन। ठीक है, तो ये हो गया। और ये मत लिख देना कि बाइल है, ठीक है, कि मास्टर साहब ने बताया तो जो है लिखते हैं आप। अगला है कि फिर लिख सकते हो कि टालमी का प्रभाव क्या पड़ा। तो टालमी के मानचित्रों के आधार पर जो है कोलंबस ने गोल पृथ्वी पर भारत पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर से समुद्री यात्रा आरंभ की और अमेरिका एक नई दुनिया की खोज की। ठीक है, ये प्रभाव पड़ा था टालमी का, है ना, योगदान जो इन्होंने दिया था जो है। तो बैल तो था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने योगदान भी दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। टालमी के मानचित्रों के आधार पर कोलंबस ने गोल पृथ्वी पर भारत पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा जो है करके जो अमेरिका की खोज तो कराई, उसके उन्होंने हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप की कल्पना की। ठीक है, और जिसे 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने खोज निकाला, जो आज अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लगभग 17वीं शताब्दी तक टालमी अस्मागस्तु ज्योग्राफी तथा मानचित्रों ने भूगोल जगत में पूर्ण सम्मान पाया। 18वीं शताब्दी की खोजों ने यद्यपि उनके असाध्यों को प्रकट किया, फिर भी उनका संसार चित्र उस समय तक की कृतियों ने सबसे ज़्यादा पूर्ण था और कई शताब्दियों तक ऐसा ही रहा। प्राचीन भूगोलवेत्ताओं में टालमी का स्थान बहुत ऊंचा व भीमकाय है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो इतना। और कितने पेज लिखना है ये आप लोग को वीडियो देख सकते हो जो मैंने बताया था। ठीक है, हम्बोल्ट द्वारा भूगोल की कितनी संकल्पनाएं बताई गई हैं, ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जो कि सेक्शन बी चला है, तो आप लोगों को पता है कि सेक्शन बी में आप लोगों को यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो 4 ही क्वेश्चन मैंने इसीलिए 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप लोग छोड़ देते हैं। और तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका हम्बोल्ट द्वारा भूगोल कितनी संकल्पनाएं बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, हम्बोल्ट द्वारा जो है भूगोल की संकल्पनाएं जो है वो जो संकल्पनाएं बताई गई, तो हम्बोल्ट द्वारा भूगोल की 7 पक्षीय संकल्पना निम्नलिखित हैं। ठीक है, 7 संकल्पनाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं वो है, नंबर 1 पे अगर बात करें तो नंबर 1 पे संकल्पना है इनकी पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय विकास के रूप में है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी तल की संकल्पना जो है मानवीय विकास के रूप में है। मानव पृथ्वी पर भूगोल का केंद्रीय बिंदु है, जिसके कारण मानव निवास या मानव के घर के रूप में भूगोल का अध्ययन किया जाता है। यह आज तक मान्य है। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। दूसरा जो है पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है कि संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान। हम्बोल्ट के अनुसार भूगोल संसार के क्षेत्रीय या स्थानिक वितरणों का विज्ञान है। भूगोल की इस मूलभूत संकल्पना के आधार पर भूगोल का विकास हुआ है, जो इसे अन्य क्रमबद्ध विज्ञानों में एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिस्थापित करती है। ठीक है, और इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो आप कि सामान्य भूगोल का ही नाम भौतिक भूगोल है। यानी कि तीसरा जो इनकी संकल्पना है वो लिख सकते हो कि सामान्य भूगोल का ही नाम भौतिक भूगोल है। और फिर चौथी इनकी संकल्पना है कि भूगोल संबंधों का अध्ययन है। भूगोल क्या है, संबंधों का अध्ययन है। और 5वीं संकल्पना इनकी है कि सांसारिक परिघटनाओं की समझ, यानी कि सांसारिक परिघटनाओं के समाकलन के लिए जटिलता का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद छठी जो इनकी संकल्पना है वो है भूगोल में परिघटनाओं की विषमांगता। भूगोल में किसकी विषमांगता, परिघटनाओं की विषमांगता। और उसके बाद 7वीं जो इनकी नेक्स्ट है, 7वीं जो है ये हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग है प्रकृति की एकता, है ना, प्रकृति की एकता।
प्रकृति की एकता में उनके अनुसार जो है प्रकृति एक ऐसा समन्वय है जो सृष्टि की समस्त वस्तुएं, चाहे वे रूप हो या गुण हो, उसमें काफ़ी असमान ही क्यों ना हो, का परस्पर सम्मिश्रण जो है कर एकता की स्थापना करती है। इसे एकता की संकल्पना भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो है हम्बोल्ट की विभिन्न यात्राओं का उपयोग, है ना। हम्बोल्ट ने नई दुनिया के भ्रमण के दौरान 40 से भी अधिक प्रेक्षण यंत्रों का प्रयोग किया था, और जिसमें उन्नत दूरबीन जैसे कालमापी हो गया, सेक्सटेंट चतुर्थांश चुंबक, साइनोमीटर हो गया, वायुदाब मापी हो गया, ठीक है, वर्षा मापी जिसे रेनगेज कहते हो, एवं विभिन्न प्रकार के तापमापी आदि सम्मिलित इसमें होते हैं। ठीक है, इनके शुद्ध परिणाम पर ही हम्बोल्ट के अभिलेख जो हैं शोध व संकल्पनाएं आधारित हैं, जो आज भी सकारात्मक अध्ययन के आधार स्तंभ हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। और उसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, यानी कि चौथे क्वेश्चन पे, मतलब इसमें सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन और उस हिसाब से चौथा क्वेश्चन। रिटर के मुख्य भौगोलिक कार्य। तो फ्रेंड, रिटर के मुख्य भौगोलिक कार्य जो है वो निम्न है। रिटर ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ, मानचित्र और बहुत से शोध पत्र प्रकाशित किए थे तथा कई संस्थाओं एवं भूगोल जो है विभागों में अध्यक्षीय भाषण भी हुए। उनकी मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब देखिए, सन 1804 में इन्होंने क्या किया, 1804 में यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण, है ना, इन्होंने किया। और फिर बात 1806 में क्या किया इन्होंने, जब 1806 आया तो यूरोप के 6 मानचित्र इन्होंने, ठीक है। और फिर 1807 आया तो यूरोप के भूगोल का द्वितीय खंड, और जब ये रचनाएं हैं, ठीक है। और जब 1810 आया तो नवीन भूगोल अप्रकाशित, न्यू ज्योग्राफी, ठीक है। 1811 आया तो तक विधितंत्र पर अप्रकाशित कई शोध पत्र। 1815 आया तो काले एवं कैस्पियन सागर के मध्य के प्रदेशों का मानव स्थानांतरण, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन। 1817 अर्धकुंडे का प्रथम खंड, है ना, अफ्रीका महाद्वीप पर। और 1818 आया तो अर्धकुंडे का द्वितीय खंड, एशिया महाद्वीप पर। 1833 में अर्धकुंडे बृहदाकार ग्रंथमाला, जिसमें लगभग 20,000 पृष्ठ हैं। 1859 में इस समय तक अर्धकुंडे में 19 ग्रंथों का प्रकाशन किया इन्होंने। ठीक है, तो इतना योगदान इन्होंने दिया 1804 से लेकर के 1859 तक। 1800 कहाँ तक, 59 तक इतना किया। और अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम कल ही है, तो आप लोग जो है पीछे बैक करके देख सकते हैं, या फिर आप लोग दोबारा जो है वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद जो है क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं है, मुझे जाना है अभी। और इसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, सोवियत रूस के भूगोलवेत्ताओं के योगदान को बताइए। चलते हैं सोवियत रूस के भूगोलवेत्ताओं के योगदान को बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सोवियत रूस में क्या हुआ कि 9वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, यानी कि 9वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक भौगोलिक ज्ञान के विकास के मुख्य साधन यात्रा और अन्वेषण थे। 18वीं शताब्दी में रूसी भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया कि भौगोलिक वर्णनों के साथ मानचित्र बनाने आरंभ कर दिए थे। ठीक है, प्रमुख रूसी भूगोलवेत्ता कौन कौन से थे, इनके नाम आपको याद कर लेना है ना। नाम जैसे कि लोमोनोसोव, लोमोनोसोव। उसके बाद हो गए डोकुचायेव और तथा IP जिरासिमोव। ठीक है, ये कैसे नाम है, IP जिरासिमोव, ये रूस के भूगोलवेत्ताओं के नाम है। ठीक है, रसियन। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लगभग 40 रूसी खोज यात्राएं संसार के विभिन्न भागों में की गई थी। इनमें बहुत सी यात्राएं जो हैं अन्वेषणकारी थी। क्रूजेस्टर्न और लिसियानकी आदि खोजकर्ताओं ने बहुत से नए द्वीपों की खोज निकाला था, समुद्री धाराओं के अन्वेषण किए थे और बहुत से स्थानों पर समुद्री गहराइयाँ नापी थी। ठीक है, बोलिग सारोन और लाजेरेव, ठीक है, बहुत कठिन कठिन नाम है यहाँ पे। बोलिग सारोन, है ना, और लाजोरेव ने 1819 से
1921 में अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा की थी और महासागरीय विज्ञान के प्रेक्षण किए थे। ठीक है, इसके बाद जो है रूस में भूगोल के विभिन्न पक्षों का विकास जो है देखते हैं कि रूसी भौगोलिक सोसाइटी के तत्वाधीन में भूगोल के विभिन्न पक्षों का विकास हुआ। ठीक है, बहुत से रूसी विद्वानों ने सामान्य भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल, भूआकृति विज्ञान, जल विज्ञान, महासागरीय विज्ञान, सरोवर विज्ञान, हिम विज्ञान, वनस्पति भूगोल, जलवायु विज्ञान आदि के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वोयेकोव, ये नाम है वोयेकोव, वोयेकोव ने प्राकृतिक वातावरण में जलवायु के अन्य भौतिक तत्वों से संबंधों की परीक्षा की थी। अनुचिन ने प्राकृतिक अंतर संबंधों के विश्लेषण किए थे। ठीक है, ये मतलब जितने नाम हैं इन्होंने किसने कौन सा योगदान दिया है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि पढ़ क्या रहे हो आप, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि मतलब किसने क्या योगदान दिया है वो आप पढ़ रहे हो। तो वोयेकोव ने क्या किया, प्राकृतिक वातावरण में जलवायु के अन्य भौतिक तत्वों से संबंधों की परीक्षा की। अनुचिन ने क्या किया, अनुचिन ने प्राकृतिक अंतर संबंधों के विश्लेषण किए। और आर्सेनियेव ने क्या किया, पेत्रोविच सांस्की आदि ने रूस का आर्थिक प्रादेशिकरण किया था। ठीक है, तथा रूसी साम्राज्य का भौगोलिक कोश तैयार कराया था। उसके बाद रूस के आर्थिक भूगोल पर ग्रंथ लिखे गए तथा रूस की मानचित्रावलियाँ तैयार की गई। महासागरीय विज्ञान के विकास में एल.एस. वर्ग, सोकाल्स्की, वनिपोविच और वाराणस्की के कार्य प्रशंसनीय थे। रूसी समाजवादी क्रांति के बाद रूसी भूगोलवेताओं ने भूगोल के निम्न पक्षों पर बल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जितने भी रूसी भूगोलवेताओं थे तो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, भूगोल में, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, लघुत्तरीय हो गया। फिर चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, यानी कि सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चन है। तो सेक्शन सी में जो है आपका पहला क्वेश्चन है कि हमबोल्ट तथा रिटर की विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। हमबोल्ट और रिटर की विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है, फिर रोमन भूगोल शास्त्रियों के विचार बताना है। 2 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि हमबोल्ट तथा रिटर की विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांट ने भूगोल की सैद्धांतिक दार्शनिक आधारशिला रखी थी। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हमबोल्ट एवं रिटर ने क्या किया था कि इन्होंने भी संकल्पनाओं को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इसलिए दोनों विद्वान आधुनिक भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आधुनिक भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। दोनों विद्वानों के संकल्पनाओं में निम्नलिखित समानताएं तथा असमानताएं हैं। तो पहले यहाँ पे देखेंगे समानताएं, यानी कि इनके दोनों के बीच में क्या क्या समानताएं हैं। फिर देखेंगे असमानताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो समानताओं में सबसे पहला जो हेडिंग है वो देखते हैं कि सबसे पहला हेडिंग कौन सा है, सार्वभौमिक एक सूत्रता की संकल्पना। तो हमबोल्ट एवं रिटर दोनों ही पृथ्वी तल पर मिलने वाले, ऊपर से विविध रूपों में दिखाई पड़ने वाले तत्वों में जो है व्याप्त श्रृंखलाबद्धता एवं एकलता की बात स्वीकार करते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही तरह से दोनों के विचार एक ही रूप में है। ठीक है, हमबोल्ट इसे अन्योन्याश्रितता के नाम से पुकारते हैं, तो रिटर इसे मानव एवं प्रकृति में जैविक एकता, है ना, ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ मैन एंड नेचर कहते हैं। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट है जो दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में बात करें तो दोनों विद्वानों ने भूगोल का विषय क्षेत्र किसी भी भूभाग में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पदार्थों एवं घटनाओं के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने की बात स्वीकार की, है ना। यानी कि दोनों ने जो है अंतर संबंध स्थापित, यानी कि दोनों में अंतर संबंध है। कोई भी विषय क्षेत्र हो, भूभाग हो, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न जो होता है वो अंतर संबंध होता है। ठीक है, तो दोनों की मतलब कहने के मतलब है दोनों के विचारों में समानताएं पाई जा रही हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट में जो है समानता भी देखने को मिल रही है कि दोनों विद्वानों ने पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में विविध तत्वों के मध्य परस्पर संबंध एवं अन्योन्याश्रितता को स्पष्ट करने के लिए पृथ्वी के विभिन्न भागों में बृहत अध्ययन किए, है ना। दोनों ने ही किसी भी क्षेत्र के किसी एक या कुछ तत्वों के विलग अध्ययन पर बल न देकर सभी तत्वों के परस्पर ग्रंथित स्वरूप को समझने के प्रयत्न किए। हमबोल्ट के अनुसार जो है विश्व का प्रत्येक खंड चाहे कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, प्रकृति की संपूर्ण एकता की झलक देता है ना। तो ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद चलते हैं आपका जो चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट कौन सा है कि विभिन्न क्षेत्रों की जीवंत समष्टि को समझने एवं उसका विवेचन करने के लिए दोनों ही विद्वान जो है प्रत्याक्षानुभव विधि आगमनात्मक उपागम के समर्थक थे।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है 5 नंबर कि रिटर एवं हम्बोल्ट दोनों ही भूदृश्य की संकल्पना को मानते थे। वास्तव में यह संकल्पना जो है किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों में परस्पर संबंध एवं सामंजस्य की ही उपज है, जिसे दोनों विद्वान मानते थे। यानी कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा जो समानताएं हैं वो देखने को मिल रही हैं, है ना। यहाँ पे हम्बोल्ट के अनुसार भूदृश्य प्रकृति के स्वरूप की अभिव्यक्ति है। पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग अलग स्वरूपात्मक अभिव्यक्ति होती है, जिसे भूदृश्य कहते हैं। और रिटर का इस संकल्पना से कोई मतभेद नहीं था। असमानताएं फिर देख, अब यहाँ पे समानताएं में आप लोग 5 पॉइंट लिख सकते हो हेडिंग बना करके, फिर उसके बाद आप असमानताओं में थोड़ा सा लिख सकते हो, ठीक है। असमानताएं देख लेते हैं क्या कौन कौन सी हैं। असमानताएं इसमें कौन कौन सी हैं। असमानताएं जो है, रिटर स्वदेशवादी थे। उनके मतानुसार पृथ्वी के हर क्षेत्र में विलक्षणता तथा विशेष भूदृश्य के पीछे ईश्वर का सुनियोजित उद्देश्य है। वह मानव को जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में विकसित करना चाहता है। हम्बोल्ट किसी ऐसी ईश्वरीय योजना में विश्वास नहीं करते थे। वह पृथ्वी के विभिन्न भागों में विभिन्न तत्वों के अंतर संबंधों एवं सामंजस्य से प्रकृति का सौंदर्य बोध करते थे। स्वयं रिटर के अनुसार यद्यपि कॉस्मॉस एक उत्कृष्ट ग्रंथ है, उसमें कहीं एक बार भी ईश्वर की प्रशंसा नहीं की गई है। यानी कि रिटर स्वदेशवादी थे। उनके मतानुसार पृथ्वी के हर क्षेत्र में विलक्षणता तथा विशेष भूदृश्य के पीछे ईश्वर का सुनियोजित उद्देश्य है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर देखते हैं, सेकंड तो हम्बोल्ट जो है प्रत्यक्षानुभव में विश्वास करते थे, तथापि वे विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं अथवा मानवीय कार्यों के विषय में प्रश्न भी उठाते थे, जिनका समुचित उत्तर पाए बिना संतुष्ट नहीं होते थे। जेम्स के शब्दों में वे न सिर्फ जो भी ध्यानपूर्वक एवं सूक्ष्मता से देखते थे उनका वर्णन करते थे, वरन इन देखी गई बातों की व्याख्या हेतु प्राकल्पनाएं भी तैयार करते थे। तो ये पॉइंट जो है आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि रोमन भूगोल शास्त्रियों के विचार बताइए। रोमन भूगोल शास्त्रियों के जो विचार हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रोमन भूगोल शास्त्रियों के जो विचार है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो रोमन भूगोलवेताओं में जो कौन कौन आते हैं, स्टेबो आते हैं, ठीक है। कौन कौन आते हैं, पहले आपको रोमन भूगोलवेताओं के नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले स्टेबो आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं, स्टेबो आते हैं। प्लिनी आते हैं, कौन आते हैं, प्लिनी आते हैं, प्लिनी हो गए। उसके बाद आते हैं सिनेका के बाद बात करें अगर तो आते हैं उसके बाद पालीबियस के बाद बात करें तो पाम्पोनियस, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये इतने हो गए, यानी कि आपके स्टेबो, प्लिनी, सिनेका, पालीबियस, पाम्पोनियस ये और मेला, ठीक है। मेला, ये इतने प्रमुख आपके हो गए रोमन भूगोल शास्त्रीय, ठीक है। अब स्ट्रेबो के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेबो जो है रोमन भूगोलवेताओं में स्ट्रेबो सबसे महत्वपूर्ण है। कौन, स्ट्रेबो सबसे महत्वपूर्ण है। वह टर्की के आमास्या क्षेत्र में जन्म था। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था आमास्या क्षेत्र में। स्ट्रेबो ने बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन 17 पुस्तकों में एक जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में संकलित किया था, जिसमें 2 पुस्तकों में विश्व वर्णन तथा सामान्य भूगोल, 8 पुस्तकों में यूरोप का, 6 पुस्तकों में एशिया का, अंतिम पुस्तक में अफ्रीका भौगोलिक वर्णन किया था, ठीक है। इतना मतलब जो है विद्वान थे ये। उस पुस्तकों की ग्रंथमाला जो है ज्योग्राफिया में भूगोल की परिभाषा दी गई तथा भौतिक भूगोल, गणित भूगोल, राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल की संकल्पना सर्वप्रथम मिलती है प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में। स्ट्रेबो जो है वो मुख्यतः प्रादेशिक भूगोलवेता थे। कौन से थे, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कौन से थे, प्रादेशिक भूगोलवेता थे। इनकी पुस्तक माला में स्पेन, इटली, उत्तरी और पूर्वी यूरोप, यूनान, एशिया माइनर, पार्सिया, भारत तथा अफ्रीका के भौगोलिक वर्णन दिए गए थे। इन्होंने जो किया कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं के सिद्धांत को स्पष्टता समझाया। क्षेत्रीय विभिन्नता अभी मैंने ऊपर बताया है आपको शार्ट क्वेश्चन में, ठीक। क्या होता है कि संसार में एक स्थान दूसरे स्थान से किस प्रकार भिन्न होता है, ठीक है। जनसंख्या अध्ययन, है ना, इसके बारे में बात करें कि जनसंख्या अध्ययन के बारे में क्या बताया इन्होंने।
जनसंख्या अध्ययन। तो जनसंख्या अध्ययन के बारे में बात करें तो स्ट्रैबो ने जो है लोगों के स्थानांतरण का वर्णन किया है और क्षेत्रों में जनसंख्याओं में हेट्रोजेनिटी और हेमोजेनिटी की दशाओं को दिखलाया है। उनके अनुसार यूरोप ऐसा क्षेत्र है जो मानव मस्तिष्क और समाज के लिए अनुकूल है। यानी कि उनके अनुसार जो है यूरोप ऐसा क्षेत्र है, कौन क्षेत्र, यूरोप है ना, यूरोप जो है महाद्वीप जो है ऐसा क्षेत्र है जो मानव मस्तिष्क और समाज के लिए अनुकूल है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भौतिक भूगोल हेडिंग डालेंगे। कौन सा, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में क्या बताया, भौतिक भूगोल स्ट्रैबो ने भौतिक भूगोल में पर्वत, मैदान, नदियाँ, तटीय भागों, तटरेखाओं, द्वीप तथा अवसादी जमाओं का वर्णन किया है। उन्होंने आल्प्स पर्वत को उत्तरी भाग इटली की सीमा पर स्थित बताया है। ठीक है, उन्होंने जो है सागर और तटों से दूर स्थित द्वीपों के मध्य तलछट जमाओं के कारण धीरे धीरे जलीय संबंध स्थापित होते हुए देखे थे। उसके बाद जो है पोम्पोनियस मेला के बारे में बात करते हैं। पोम्पोनियस मेला, पोम्पोनियस इनका पूरा नाम है पोम्पोनियस मेला। वो मेला अलग नहीं थे, पोम्पोनियस मेला ही उनका पूरा नाम था। ठीक है, पोम्पोनियस मेला। वो जो मैंने मेला अलग बताया वो गलत था, वो पोम्पोनियस मेला है इनका पूरा नाम। ठीक, तो पोम्पोनियस मेला के बारे में बात करते हैं। पोम्पोनियस मेला जो थे वो दक्षिणी स्पेन का निवासी था। कौन थे, पोम्पोनियस मेला दक्षिणी स्पेन के निवासी थे। उसकी पुस्तक 2 खंडों में लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई। यानी कि इनकी पुस्तक जो थी वो 2 खंडों में लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई, है ना। इनकी पुस्तक जो थी 2 खंडों में लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई। कौन सी, एक है कास्मोग्राफी और एक है आपकी डी कोरोग्राफिया। ठीक है, यानी कि एक कास्मोग्राफी, एक डी कोरोग्राफिया कहते हैं पृथ्वी का 5 बड़े क्षेत्रों में विभाजन। उसने भूमध्य, यानी कि इन्होंने जो है भूमध्य सागरीय तट, यूरोपीय, एशिया और अफ्रीका के समुद्री तटों की यात्राएं की थी। फिर बात करते हैं प्लिनी की। ठीक है, अब प्लिनी के विचारों को बारे में बात करते हैं। प्लिनी स्ट्रैबो के, देखिए क्वेश्चन था आपका विभिन्न रोमन भूगोल शास्त्रियों के विचार प्रस्तुत कीजिए। तो मैंने स्ट्रैबो के विचार प्रस्तुत किए, उसके बाद पोम्पोनियस मेला के विचार, फिर प्लिनी के विचार, है ना। प्लिनी के विचार थोड़ा सा प्रस्तुत कर देते हैं बस। उसके बाद जो है इतने मतलब 2-3 भूगोलवेताओं के विचार प्रस्तुत कर देंगे बस। उसके बाद जो है द एंड, है ना। तो फ्रेंड्स, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो हिस्टोरिया नेचुरालिस थी। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हिस्टोरिया नेचुरालिस थी। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो हिस्टोरिया नेचुरालिस थी, जिसमें 37 खंड थे। कितने खंड थे, 37 खंड थे। इसमें 37 खंड थे। और यहाँ पे बात करें तो जिसमें प्रथम 2 खंडों में आकाशीय पिंडों का वर्णन है, और पृथ्वी का आकार, आकृति और धरातल का वर्णन किया गया है। 3 से 6 छठे खंड में प्रादेशिक भूगोल है और 7 से 11वें तक बायोलॉजी का वर्णन है। 7 से 11वें तक जो है बायोलॉजी का वर्णन है। 7 से बायोलॉजी का वर्णन है। ठीक है, यानी कि 7 से 11वें तक बायोलॉजी का वर्णन है। तो ये इनके विचार हो गए। यानी कि अब यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो आपका ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। तो आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए, और इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन होंगे वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। आप लोगों को जो है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ऐड होना होगा, वो दोनों पर मैं डाल दूंगा वहाँ पर। ठीक है, तो जितनी भी सोशल मीडिया लिंक्स दी गई हैं वो सब पर आपको जुड़ना अनिवार्य है, तो उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।